Hello friends, audience and guys, how much better are you feeling today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स से आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रोग्रेस में हार्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल होंगे बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर। यानी कि देखिएगा हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे वोकैब्स यूज करते हैं। वोकैबुलरी आई थिंक दैट यू नो अबाउट इट, यानी कि शब्द भंडार होता है। तो बहुत सारे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनमें काफ़ी कंफ्यूजन बन जाती है, ऑब्वियस थिंग है। तो वर्ड्स की कंफ्यूजन से रिलेटेड मैं टॉपिक बना रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता एग्जैक्टली इस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है या इसका क्या मीनिंग बनने वाला है। राइट, यानी कि काफ़ी हद तक उनके मीनिंग सिमिलर होते हैं। ओके, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है, मीनिंग सिमिलर होते हैं और सिमिलर मीनिंग होने के कारण हम उनको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद से आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा गाइस। तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा ताकि ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए और एट लास्ट आपको लगता है कि प्रॉपर्ली समझ आ गया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हर रोज की जो लेटेस्ट जो वीडियो है नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर। देखिएगा रिटन में डिस्कस तो हर वीडियो में होता है, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन डिस्कशन किया जाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो ऑरली हम इजीली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और रिटन में कई बार वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पाती हैं। तो डिस्कस होगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर, बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइस। और कुछ दिनों से काफ़ी वीडियोस में डिले हो रहा है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यू कैन से दैट डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेहतर से बेहतर और जल्दी जल्दी मैं लेकर आऊँ। राइट, तो देखते हैं गाइस आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। कंफ्यूजिंग वर्ड्स यानी कि कई बार ये होता है कि ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो भी है ये वोकैबुलरी का ही पार्ट होते हैं। देखिएगा वोकैबुलरी और ग्रामर दो अलग चीजें नहीं है। काफी बार स्टूडेंट्स ये डाउट कह सकते हो, एक प्रकार से सस्पेंशन कंफ्यूजन बोल सकते हो कि सर जो वोकैबुलरी होता है वो जो है, चाहे वोकैबुलरी में कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, इडियम है, यू कैन से प्रोवर्ब्स हो सकती हैं, यानी कि वोकैब का पार्ट यानी शब्दकोश, ग्लोसरी यू कैन से दैट। तो क्या वोकैबुलरी जो है वो ग्रामर से डिफरेंट होता है या वो दोनों एक ही चीजें होती हैं? ये बहुत ही एक सिंपल वे से पूछा गया क्वेश्चन है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स वाली चीज नहीं है। तो मैं ये चीज जो डाउट है ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चों देखिएगा वोकैबुलरी और ग्रामर अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब वोकैबुलरी के अंदर जो भी मैं वर्ड लिखने वाला हूँ, माना कि मैंने डिनाई लिखा, तो डिनाई जो है ये एक वोकैब का हिस्सा है, यानी कि एक वर्ड है ये। अब इसके यदि मैं यहाँ सिनोनिम्स लिखता हूँ तो ये वोकैब में सिनोनिम्स का पार्ट हो जाएगा। यदि मैं डिनाई का अपोजिट वर्ड लिखता हूँ तो इसको हम एंटोनिम्स में काउंट करेंगे। तो ये है तो किसी न किसी क्लास ऑफ ग्रामर का हिस्सा ही, यानी कि क्लास ऑफ ग्रामर मेरा कहने का मतलब ये है कि वोकैबुलरी में हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स मतलब क्या, जिनका मीनिंग सिमिलर होता है, एक ही होता है, लेकिन उनके यूजेस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्या वोकैबुलरी ग्रामर से अलग है? बिल्कुल नहीं है। वोकैब में चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे सिनोनिम्स का हो, चाहे एंटोनिम्स का हो, चाहे इडियम का हो, चाहे प्रोवर्ब का हो, कोई भी टॉपिक फ्रेजल वर्ब का हो, सब ग्रामर ही तो है। यानी कि वो वर्ड, ओके, जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड से लिखने वाले हैं हम इधर यहाँ, वो वर्ड कोई ना कोई क्लास ऑफ ग्रामर का हिस्सा है। अब ये क्या है? ये वर्ब ही तो है गाइस। अब डिनाई क्या है? वर्ब है। तो वर्ब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ग्रामर का हिस्सा ही है। वर्ब के बगैर तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की। ओके, तो जैसे कि कोई वर्ड आप लिख सकते हो रिफ्यूज करना। अब रिफ्यूज जो है ये स्टूडेंट क्लास ऑफ ग्रामर ही तो है, यानी कि ये वर्ब का काम कर रहा है, कुछ नाउन का काम करते हैं, कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ वर्ड्स एडवर्ब का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स जो होते हैं वो क्लास ऑफ ग्रामर का हिस्सा ही होते हैं, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। इसलिए हमको वोकैबुलरी और ग्रामर के इन बिटवीन का जो डिफरेंस है उसको लेकर काफी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। राइट, ये बहुत ही सिमिलर, यू कैन से दैट बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिनके मीनिंग सिमिलर है, उन पर डिस्कस करने वाले हैं।
ध्यान से वॉच करना है, इंटेंसली, कॉन्शियसली, एटमॉस्फेरिकली फोकस कीजिएगा गाइस, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आता रहे। फिर भी कोई डाउट यदि आपको रहता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स में फैसिलिटी है, तो आप अपना कमेंट्स में जो है अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, राइट। तो देखिएगा कुछ वर्ड्स में लिख रहा हूं, जैसे कि यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, डिनाई से। डिनाई, रिफ्यूज, डिक्लाइन, फॉरबिड, प्रोहिबिट, या फिर यू कैन से दैट, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि नेगेटिव ट्रेट वाले होते हैं, सभी का मतलब मना करना, इनकार करना। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स यहाँ डिस्कार्ड, या फिर हम लिख रहे हैं रिबफ, या फिर आप लिख सकते हो डिफाई, ओके, रिफ्यूट। तो आई थिंक ये सभी के सभी वर्ड नेगेटिव ट्रेट यानी कि में इनकार करना, मना करना, मनाही से रिलेटेड सभी के सभी शब्द हैं। 2 + 2 4 6 7 8 9, ऑलराइट। यानी डिनाई है, रिफ्यूज है, डिक्लाइन है, फॉरबिड है, प्रोहिबिट है, डिस्कार्ड है, और रिबफ है, डिफाई है, एंड रिफ्यूट है। रिजेक्ट भी आप लिख सकते हो, रिजेक्ट भी एक अच्छा शब्द है इसमें, ओके। तो ये 9-10 वर्ड्स आई थिंक है, बनते हैं, ओके, 10 वर्ड्स हो गए। तो ये 10 के 10 वर्ड्स का जो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी मना करना, डिनाई मना कर देना, इनकार कर देना, रिफ्यूज मना करना, ओके, डिक्लाइन भी मना करना होता है, फॉरबिड भी मना करना होता है, प्रोहिबिट भी मना करना होता है, डिस्कार्ड यानी कि रिगार्ड का अपोजिट माना जाता है, डिसरिगार्ड, इसको आप समझ सकते हो। स्पेलिंग डिस्कार्ड मैंने लिखा है, स्पेलिंग इसका DISCARD, लेकिन ये डिसगार्ड के सेंस में यूज होता है, यानी रिगार्ड का अपोजिट होता है। रिबफ झिड़कना जिसको बोलते हैं, यानी कि किसी चीज के लिए मना करना। डिफाई होता है, डिफाई यानी कि उल्लंघन करना, ओके, ये ओबे का अपोजिट माना जाता है। रिफ्यूट खंडन कर देना, रिजेक्ट किसी चीज को सिलेक्शन के अपोजिट का वर्ड है। तो ये सभी के सभी वर्ड्स का हिंदी तो एक जैसा ही है, ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं कि डिनाई को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें और रिफ्यूज को कब यूज करें। हिंदी एक जैसा है, फिर भी इनको यूज करने का तरीका है, यानी कि अलग अलग सेंस में इनका प्रयोग होता है। तो उसी सस्पेंशन को हम दूर करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। देखिए डिनाई जो है, अब इस पर ऑनलाइन डिस्कस होगा, यानी कि देखिए मैंने वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, ऑनलाइन डिस्कशन के साथ मैं आपको समझा देता हूँ चीजों को, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकल होती है लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में इस प्रकार के जो सामान्य वर्ड्स होते हैं यूजुअली यूज होते रहते हैं। तो डिनाई होता है इनकार करना, इस वर्ड को हम तब यूज करते हैं, सभी के सभी वर्ब स्टूडेंट्स, डिनाइड, रिफ्यूज, डिक्लाइंड, ये वर्ब का काम कर रहे हैं। कहने की वर्ब के साथ साथ इनमें से पूछे गए जो एडजेक्टिव बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। तो किस क्लास और ग्रामर का हिस्सा है ये मैटर नहीं करता है, ये हमारा टॉपिक नहीं। हमारा टॉपिक ये है कि ये सिमिलर सेंस वाले, सिमिलर हिंदी वाले शब्द, इनका हिंदी सिमिलर बन रहा है, तो इनको डिफरेंट कैसे यूज करना है। अब डिनाई जो है इनकार करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस वे से मना करता है, क्या एटीट्यूड होता है उस व्यक्ति का, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, तब ये यूज किया जाता है। तो वो आप समझिएगा ध्यान से, यानी कि जब किसी को कोई किसी पर कोई आरोप लगाता है, उस पर कोई ब्लेम करता है, अलेज करता है, उसको फॉल्टी ठहरा देता है, दोषी ठहरा देता है कि आपने ये क्राइम किया है, आपने ये काम किया है, और सामने वाला उस ब्लेम को, उस अलेज को नकार देता है, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आप ये समझ सकते हो गाइस कि ये जो शब्द है ये कन्फेस का अपोजिट है, कन्फेस का अपोजिट वर्ड है, यानी कि डिनाई का अपोजिट वर्ड कन्फेस हो गया। कन्फेस का अपोजिट क्या हो गया, डिनाई हो गया। जब हम किसी चीज को कन्फेस कर लेते हैं, अपने अपराध को, अपने यानी कि जो भी हमसे फॉल्ट हुआ है उस चीज को हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो वहां कन्फेस हम वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली, राइट। लेकिन जब कोई किसी पर ब्लेम करता है, आरोप लगाता है, और सामने वाला उस आरोप से इनकार करता है, ओके, आप सेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई किसी पर आरोप लगाए, ब्लेम करे, और वो उस ब्लेम से नकार दे कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं, मैं फॉल्टी नहीं हूं, तो वो डिनाई की सेंस बनते हैं, डिनाई यूज करते हैं, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि आई डिनाइड, मैंने मना किया, दैट की, आई डिड नॉट डू इट, मैंने काम नहीं किया,
ओके किसी ने कहा कि यू हैव डन इट, आप इस काम को कर चुके हो, एंड यू आर फॉल्टी, तुम फॉल्टी हो। तो सेकंड पर्सन बोला, उसने कहा कि आई डिनाइड, मैंने मना किया था, और आई डिनाई मैं मना करता हूं, दैट कि आई डिड नॉट डू इट, मैंने काम नहीं किया। इट मींस वो कन्फेस नहीं करता है, वो उस चीज से इनकार कर देता है। जब लगाए गए इल्जाम से, आरोप से सामने वाला उसको मानने से इनकार कर देता है, कन्फेस करने से मना कर देता है, तो उस इनकार की सेंस में हम डिनाई यूज करते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ेगा रिफ्यूज करना। अब रिफ्यूज वर्ड जो है इसका हम यूज तब करते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई आपको ऑफर करता है, कोई प्रपोजल आपको मिलता है, कोई ऑफर आपको मिलता है, राइट, या कोई इनविटेशन कार्ड आपको मिलता है, और आप उस इनविटेशन कार्ड को जो देने वाला है या फिर जो ऑफर देने वाला है, प्रपोजल देने वाला है, उसको विदाउट रिस्पेक्ट, यानी कि उसके साथ पोलाइट व्यवहार नहीं करते हो, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा उसको मना कर देते हो, चाहे उसको बुरा लगे, ओके, चाहे उसको अच्छा लगे, यानी कि अच्छा तो किसी मायने में लग नहीं सकता जब आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, किसी ऑफर को, किसी प्रपोजल को आप बगैर सोचे समझे सीधा डायरेक्टली उसके फेस पर मना कर देते हो, डायरेक्टली बिल्कुल सीधा, कोई एक्सक्यूज नहीं है, विदाउट रिस्पेक्ट के, तो वो हो जाता है रिफ्यूज। यानी कि ये एक्सेप्ट का उल्टा है स्टूडेंट्स। एक्सेप्ट करना, किसी चीज को दिल से स्वीकार करना, और रिफ्यूज करना जस्ट उसी समय विदाउट रिस्पेक्ट मना कर देना, ओके, नकार देना उस चीज को, वो रिफ्यूज होता है। अब डिक्लाइन और रिफ्यूज में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, वैसे तो माइनर डिफरेंस है, लेकिन यदि डेप्थ की बात करें तो काफी इस डिफरेंस जो है काफी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना, ये भी एक्सेप्ट अपोजिट बनता है गाइस इसका एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट का डिक्लाइन जो है अपोजिट वर्ड है, और डिक्लाइन का अपोजिट वर्ड एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट जो होता है दिल से स्वीकार करना होता है, और डिक्लाइन जो है ना, ये लिखा गया इसमें मना करना होता है। लेकिन डिक्लाइन में क्या है कि जैसे सामने वाला कोई ऑफर दे रहा है, कोई प्रपोजल लेकर आया है, या फिर कोई इनविटेशन कार्ड लेकर आया है, तो जिसको वो कार्ड दे रहा है, इनवाइट कर रहा है, वो उसका रिस्पेक्ट करता है, उसको अपने घर के दरवाजे पर पाकर उसका वेलकम करता है, चाय कॉफी के लिए पूछता है, उसको बैठाता है, उसको समझाता है, एक्सक्यूज देता है जो भी, यानी कि यदि वो शादी को अटेंड नहीं कर सकता है, पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता है, उसके ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता है, तो वो डायरेक्ट मना नहीं करता, विद रिस्पेक्ट उसका स्वागत करेगा पहले तो, और उसको अपनी मजबूरी बताएगा, चाहे उसकी मजबूरी हो या वो एक्सक्यूज दे, यानी कि वो सामने वाले को बुरा फील नहीं होने देगा। कोशिश यही रहेगी उसकी कि इसको मैं पोलाइटली वे से मना करूं। तो रिफ्यूज में तो उसने विदाउट रिस्पेक्ट मना कर दिया, डायरेक्टली स्ट्रेट सीधा, बुरा लगे तो लगे। लेकिन डिक्लाइन में मना तो किया, लेकिन विद रिस्पेक्ट मना किया, पोलाइट बिहेव किया उसके साथ, वेलकम किया पहले उसका, राइट, ये डिफरेंस है दोनों में। और डिनाई में तो किसी आरोप को मानने से इनकार किया था, किसी ने किसी को अलेज किया, आरोप लगाया, और उसने उस चीज को कन्फेस ही नहीं किया, राइट। उसके बाद अगर बात करें फॉरबिड की, तो स्टूडेंट्स फॉरबिड जो ये वर्ड लिखा गया है, ये अलाउ, देखिएगा अलाउ जो शब्द होता है, अलाउ होता है स्वीकार करना, इट मींस आज्ञा देना, उस चीज के लिए अलाउ कर देना उसको, ओके। तो अलाउ का यूज आप सभी जानते होंगे, अलाउ करना मतलब उसको एक प्रकार से परमिट कर देना, जबकि परमिट एक अलग वर्ड है वैसे, ओके। तो फॉरबिड का अपोजिट होता है अलाउ करना, अलाउ का अपोजिट वर्ड होता है फॉरबिड। ये इनफॉर्मल सेंस में यूज होता है, इनफॉर्मल सेंस में, यानी कि फॉरबिड जो है वो आपके फैमिली, आपके जानने पहचानने वाले, आपके नॉन, आपके रिलेटिव्स, इसमें कोई लीगल एंगल नहीं होता है, ओके। जैसे कि आप किसी पार्टी में जाना चाहते हो और आपके फादर मदर उस चीज से एग्री नहीं है, बिल्कुल वो खुश नहीं है, तो आप बोलते हो, आपने पूछा, आपके पिता ने मना कर दिया, ओके। तो यानी कि आप सेंटेंस बनाते हो कि माय फादर forbids me to go to the party या to attend the party, मेरे पिताजी मना करते हैं मुझे पार्टी अटेंड करने से। तो देखिएगा फॉरबिड में कोई लीगल एंगल नहीं है, कोई अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है कि आप पार्टी में नहीं जाओगे, यानी कि जिस चीज की मनाही आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फैमिली और नॉन करते हैं, सोशल बेस्ड चीजें, सोसाइटी बेस्ड जो मनाही होती है ना, वो आपकी फॉरबिड होती है। और अलाउ करने का कार्य भी उन्हीं का होता है। जैसे आपने कहा है कि माय ब्रदर अलाउज मी टू गो देयर, मेरे भाई जो मुझे अलाउज करते हैं, कि अलाउज मैंने क्यों बोला, क्योंकि ब्रदर एक सिंगल सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, माय ब्रदर अलाउज मी टू गो देयर, वहां जाने के लिए मुझे अलाउ करते हैं। तो अलाउ तो एक प्रकार से यानी कि उसको जाने देना, ठीक है, मनाही, उस जो मनाही उसको से हटा देना, रोकथाम उसको से हटा देना। तो फॉरबिड और अलाउ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो फॉरबिड का यूज हमने इनफॉर्मल सेंस में किया है, यानी कि जो पेरेंट्स के बिहाफ पर जो रोका जाता है आप लोगों को, वहां हम यूज करते हैं, और पेरेंट्स के बिहाफ पर आपको अनुमति दी जाती है, वहां हम अलाउ का यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
और किसी काम का यानी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, किसी काम को करने से पहले ही रोक देना आपको, वो फॉरबिड होता है। मान लीजिएगा कि आप कोई शादी पार्टी अटेंड करना चाहते हो, गए तो नहीं हो ना, आप जाना चाहते हो, तो वहां पार्टी में जाने से पहले ही आपको रोका जा रहा है। ओके, माय फादर माय ब्रदर फॉरबिड्स मी टू अटेंड द पार्टी, यानी पार्टी में जाने से पहले आपको मना कर दिया कि काम नहीं करना है। इट मींस आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वहां का। लेकिन प्रोहिबिट जो होता है इसमें एक्सपीरियंस होता है, यानी कि इसमें मनाही का जो अधिकार होता है, मना करने का अधिकार, वो अथॉरिटी को होता है, सरकार को होता है। ओके, जिसे बोलते हैं प्रोहिबिटेड एरिया। ये एरिया जो है निषेध, यहाँ नहीं जाना है। पब्लिक प्लेस पर जो ड्रिंक करना है या फिर स्मोकिंग करना है, निषेध माना जाता है। तो इसको हम परमिट, इसका जो है अपोजिट वर्ड होता है परमिट। ये फॉर्मल सेंस में होता है। कौन से सेंस में होता है? फॉर्मल सेंस में, यानी कि इसमें लीगल एंगल होता है। ओके, अब देखिए प्रोहिबिट करना और फॉरबिड करना में डिफरेंस ये है कि फॉरबिड जो है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मींस क्या कि वो एक सोसाइटी बेस्ड बनाई है। प्रोहिबिट जो है वो एक प्रकार से फॉर्मल है, यानी कि इसमें एक लीगल एंगल होता है, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर, अथॉरिटी के बिहाफ पर कोई चीज मना की जाती है। जैसे कि किसी फैक्ट्री लॉन्च करने का है, बियर बार खोलने का परमिट मिलता है, तो परमिट इसका अपोजिट वर्ड है। तो परमिट भी सरकार देगी और परमिट को कैंसिल करेगी, मना करेगी तो ही सरकार करेगी, राइट। जैसे कि अक्सर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यानी कि धूम्रपान को निषेध किया जाता है यहाँ। या फिर कैसे दैट कि ड्रिंकिंग वाइन स्मोकिंग इज कंप्लीटली टोटली प्रोहिबिटेड। ये लिखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि टोटली और कंप्लीटली जो है एक सुपरफिशियल काम करते हैं। प्रोहिबिटेड ऑलरेडी निषेध होता है। तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड एट द पब्लिक प्लेस, या फिर ड्रिंकिंग वाइन इज प्रोहिबिटेड एट द पब्लिक प्लेस। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार के आदेश के अनुसार किसी चीज को निषेध किया जाना प्रोहिबिट होता है तो मना करना। लेकिन इसमें क्या है? लीगल एंगल है, कानूनी अधिकार है इसमें मना करने का। इसमें ही मना करना होता है, लेकिन इसमें कोई लीगल एंगल नहीं होता है, कानूनी अधिकार नहीं होता है। इसका अपोजिट अलाउ करना होता है और इसका अपोजिट जो है प्रोहिबिट का परमिट होता है। ठीक है, परमिट भी अनुमति देना होता है, दैट्स इट क्लियर। उसके बाद डिसकार्ड की बात करते हैं। तो डिसकार्ड जो होता है वो रिगार्ड का अपोजिट माना जाता है, यानी कि रिगार्ड का जो अपोजिट होता है वो डिसकार्ड होता है। तो आप इसको रिगार्ड लिख सकते हो। अब रिगार्ड देखिएगा, यदि आप किसी पब्लिक मीटिंग में जाते हो और पब्लिक आपको सुनना ही नहीं चाहती है, यानी कि पब्लिक की जो गॉसिप आपस में हो रही है पब्लिक मीटिंग के अंदर, जो पीपल जो है लग रहा हो कि फेस से कि वो डिसएग्री है, वो आपको सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप पब्लिक में उनको एड्रेस करो, कुछ बोलो वहां पर, तो वो एक प्रकार से जो एंगल बनता है वो डिसकार्ड होता है। यानी कि डिसरिगार्ड से आप समझ सकते हो, डिसरिगार्ड मतलब सम्मान न देना। तो किसी पब्लिक मीटिंग में, एसोसिएशन में, असेंबली में, कॉन्फ्रेंस में, कहीं भी काउंसिल में, जब पब्लिक आपको सुनना पसंद नहीं करती है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहती है, आप जो एड्रेस करने वाले हो, नॉमिनेट करने वाले हो, अपना स्पीच डिलीवर करने वाले हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो एक प्रकार डिसकार्ड होता है, मना करना, राइट। उसके बाद रिमूव का मतलब होता है झिड़की देना। देखिए इसका ऑपोजिट होता है पोलाइट बिहेवियर। पोलाइट बिहेवियर यानी कि जैसे कि आमतौर पर होता है कि हम आई कांटेक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को अपना जो फीलिंग है बता देते हैं कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपके प्रपोजल से, आपकी जो एक प्रकार से जो एक्टिविटीज हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रिमूव मतलब झिड़की देना। फेशियल एक्सप्रेशन से आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आई कांटेक्ट होता है, उससे सामने वाले को झिड़क देते हो। झिड़की देना मतलब मना कर देना, डांट देना। जैसे कि बच्चा है, कोई चॉकलेट के लिए जिद कर रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली कुछ ऑरली बोलते नहीं हो, फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने आई कांटेक्ट से, अपने बिहेवियर से ही उसको एक झिड़क देते हो, झिड़की देते हो, यानी कि लुक से उसको आप मना कर देते हो कि नहीं ये काम नहीं हो सकता। ओके, तो ये रिबफ होता है। और डिफाई, ये ओबे का अपोजिट होता है गाइस, ओबे का अपोजिट, यानी कि जो आपको आज्ञा देते हैं, जैसे फिर टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो जब कोई चीज ओबे में काउंट होती है, आज्ञा का यदि आप अवज्ञा करते हो, डिफाई मतलब उल्लंघन करना। ओके, यदि आपको बोला कि प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट हो रहा है, टीचर ने कहा कि स्टैंड अप, और आपने उस स्टैंड अप का जो सेंटेंस बोला गया है उसको फॉलो करने में आपने डिले कर दिया, ठीक है, तो वो डिफाई हो रहा है। जैसे टीचर ने बोला कि हैव यू अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स, क्या आप ये पॉइंट समझ चुके हो, तो आपने रिप्लाई देने में, उस चीज का जवाब देने में, आंसर देने में आप ये बोल सकते हो डिले कर दिया, तो इट मींस क्या है, डिफाई कर रहे हो। डिफाई का मतलब भी क्या करना होता है, मना करना होता है, लेकिन ये ऑपोजिट होता है ओबे के। डिनाई और रिफ्यूज में जो मना करना होता है
उससे अलग है डिफाई, ठीक है, उल्लंघन करना, यानी कि ओबे का ऑपोजिट वर्ड है, आप इसको डिसोबे की तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो। रिफ्यूट होता है बच्चों खंडन करना किसी चीज का, यानी कि खंडन करने का मतलब होता है यानी कि विद प्रूफ आप उस चीज को गलत ठहरा सकते हो, खंडन कर सकते हो उस चीज का। ये कोई रिलीजियस इशू हो सकता है, किसी का कोई स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट जो है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, आपके पास प्रूफ है इस चीज का कि जो बोल रहा है वो गलत है, वो सही नहीं है, ओके, तो उस चीज को आप रिफ्यूट कर सकते हो, ये एक वर्ब है, ओके, खंडन करना किसी चीज का। मान लीजिए कोई किसी टॉपिक पर, किसी इशू पर, या फिर कोई करंट इशू होता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है, उस इशू पर आप बिल्कुल भी एग्री नहीं हो और आपके पास स्ट्रॉन्ग बिल्कुल एक प्रूफ है, आपके पास उस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, आप कह रहे हो गलत है, तो वो एक रिफ्यूट करना होता है, खंडन करना होता है उस चीज का, यानी कि डिसएग्री हो जाना उस चीज से प्रूफ के साथ। रिजेक्ट होता है सिलेक्ट का अपोजिट, यानी कि सिलेक्शन हम किसी चीज का क्वालिटी बेस्ड होता है ये, यानी कि कोई भी थिंग चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, उसमें सिलेक्शन तभी होता है जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, यानी कि जो क्वालिटी जो फीचर हम चाहते हैं वो फीचर उसमें है, वो क्वालिटी है, तो उसी बेस पर हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो क्वालिटीज अगर नहीं मिलती, वो फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो फिर हम उस चीज को रिजेक्ट करते हैं, ओके, तो रिजेक्टेड ये वर्ब का काम भी करता है, ऑलराइट। तो सिलेक्ट का अपोजिट रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट एक प्रकार से मना करना होता है, लेकिन किस बेस पर मना करना होता है, वो एक सिलेक्शन के बेस पर, यानी कि क्वालिटी के बेस पर, यदि वो क्वालिटी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, जो उसमें क्वालिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, तो वो चीज सिलेक्टेड है, और यदि वो क्वालिटीज, वो फीचर्स जो है आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, आपकी जो नेसेसरी है, जो आप चाहते हो वो चीज होनी चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो रिजेक्ट होता है, जबकि ये हिंदी इसका मना करना ही होता है। तो ये सभी के सभी शब्द वर्ड्स नेगेटिव ट्रेट वाले शब्द हैं, और सभी का हिंदी मीनिंग मना करना, इनकार करना ही होता है, लेकिन हर एक वर्ड का अपना इंडिविजुअल, अपना एक डिफरेंट एक इंपॉर्टेंस है, उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। फिर भी कोई डाउट है गाइस, तो आपके पास फैसिलिटी है कमेंट बॉक्स का, वहां अपना डाउट शेयर कर सकते हो। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली, ऑलराइट। तो आज इस वीडियो में गाइस इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, बाय गाइस।